नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर। आज हम योगों की श्रृंखला की 10वीं कड़ी 10वां पुष्प माला यदि बोलेंगे तो हम उसे पुष्प बोलेंगे, श्रृंखला कहेंगे तो हम उसे कड़ी बोलेंगे। ये 10वां जो योग है इसे चंद्र मंगल योग कहते हैं, इसे लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। और जातकादेश मार्ग नाम के ग्रंथ में इसका वर्णन इस ढंग से किया गया: शशि मंगल संयोगो यस्य जन्मनि विद्यते। जिसके जन्म के समय चंद्र और मंगल एक साथ हो उसका क्या होता है? विमुंचति न तम लक्ष्मीर लज्जा कुलवधुम इवो। इसे कुलवधु जैसी अपने पति को छोड़ के नहीं जाती, इसी प्रकार जिसको लज्जा है, ऐसी कैसी तो लज्जा है, लक्ष्मी लज्जा कुलवधु है ना। तो इसी प्रकार से लक्ष्मी यानी धन भी इसको छोड़ के कभी नहीं जाता। ये श्लोक है। मैं प्रयास करूंगा वो नीचे देने का, ताकि आप भी देख सके कि मेरा उसका भाषांतर सही है या नहीं। और इस योग के 2-3 प्रकार माने जाते हैं। ये बाकी भी ग्रंथों में है, अलग अलग रीति से दिया हुआ है। जातकादेश में मुझे लगता है कि उसे चंद्र मंगल योग कहा गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि केवल यही नहीं, एक दूसरे से चतुर्थ पे यदि होंगे, यानी केंद्र में यदि होंगे चंद्र और मंगल, तो भी ये योग घटित होता है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये साथ में रहने से तो होता ही है, और ये एक दूसरे पे यदि दृष्टि डाले तब ये योग फलित होता है। इसमें से दूसरा जो हिस्सा है वो मुझे ज़्यादा सही लगता है, परंतु जो पहला है वो भी गलत नहीं है। इसका कारण कि केंद्र में जब ग्रह रहते हैं वो परस्पर कारक हो जाते हैं। आपको मालूम है, हमने पहले भाषणों में इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। और एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे तो वो संयोग ही है एक दृष्टि से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो खुद की जो भी शक्ति है वो दूसरे को प्रदान कर रहे हैं, दूसरे की शक्ति खुद ग्रहण कर रहे हैं। इस माने में ये हम संयोग इसे कह सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि जब भी हम योगों को देखते हैं तो मेरा ऐसा आग्रह रहता है कि हम उसके पीछे का तत्व क्या है इसे समझने की कोशिश करें। और वो मेरे बुद्धि में जैसा आता है, मुझे जैसा समझ में आता है, वैसा मैं आपको बताने का प्रयत्न करते रहता हूँ। तो ये क्या है भाई? ये इधर तो बोलते हैं कि लक्ष्मी छोड़ के नहीं जाती इसको, और शशि यानी चंद्र जो है इसका तो स्वभाव चंचल कहा गया है। फिर ऐसा क्यों होता है? मंगल तो ठीक है, ये लड़ाई वगैरह का देव है, तो ये फिर से कमा के लाएगा लक्ष्मी, और ये मन है ना, चंद्र तो मन है, तो ये तो हम समझ सकते हैं। फिर ये क्या बात है? ऐसा भी दिमाग में आ सकता है। तो देखिए, योगों में कभी भी ख्याल में रखना, हमने मेरे ख्याल से पहले भी कुछ संभाषणों में ये बात की है मैंने, और ये आपको और भी आगे विंशोत्तरी दशा में भी आएगा, अनेक जगह ये दिखेगा कि जब केंद्र और कोण के अधिपति इकट्ठा आते हैं तो वो एक योग करते हैं, जिसे सहसा राजयोग कहते हैं। पर राजयोग का अर्थ अधिकार और लक्ष्मी प्राप्त होना। और एक ऐसी कहावत है कि जिसके पास लक्ष्मी है उसके पास सब विद्वान और पराक्रमी सब खड़े हो जाते हैं, है ना। तो राजयोग उस अर्थ में समझना, राजा के पास भी इसीलिए जाते थे। सहसा पराक्रमी तो उसका सेनापति होता था, परंतु जो धन है तो जानता लक्ष्मी तो राजा के पास होती थी, है ना। तो लक्ष्मी वाले के पास तो सभी जाते हैं। तो इसलिए हमको ये सोचना है कि ये क्या होता है। तो हम नैसर्गिक राशि चक्र में या कुंडली में जब हम सोचने लगते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि चतुर्थ भाव का मालक चंद्र है, लग्न भाव का मालक मंगल है ना। नैसर्गिक राशि चक्र का अर्थ यही है कि मेष राशि को लग्न ग्राह्य करके
राशि चक्र बनाना। और अष्टम का कारक भी मंगल है। अब ये प्रश्न आता है कि भाई अष्टम का कारक तो बुरा कहा गया है ना, अष्टम का मालक, कारक नहीं मालक, बुरा कहा गया, ऐसा लोगों की ऐसी धारणा है। परंतु यहाँ हम जो विचार कर रहे हैं वो चंद्र से कर रहे हैं, इसे ख्याल में रखिए। इसका कारण है, इसीलिए वो शशि मंगल संयोगों कहा गया है ना। वरना मंगल के अनेक नाम हैं, छंद रखने के लिए भी वो अनेकों अनेक नाम के भव शशि संयोग ऐसा भी बोल सकते थे, है ना। कभी कभी श्लोक की रचना की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कम शब्दों में बोलना रहता था तो नैसर्गिक है कि वो छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते थे। तो हम जब देखते हैं तो देखिए, मंगल एक केंद्र का मालिक है और शशि यानी चंद्र ये दूसरे केंद्र का मालिक है, और चंद्र से एक केंद्र का मालिक मंगल है, चंद्र से पंचमेश यानी कोण का मालिक भी मंगल ही है। इस कारण इन दोनों का एकत्र आना का अर्थ दो केंद्र के मालिक और एक कोण का मालिक एक आना, इतना शक्तिशाली योग बनता है। और किसी का तो मानना ऐसा है कि, और मैं भी थोड़ा बहुत उसको मानता हूँ, पूरे तरीके से नहीं मानता, मैं भी एक थोड़ा विचित्र प्राणी हूँ, परंतु कि जो लग्न है, लग्न में त्रिकोण भी सम्मिलित है, और वो सही है, क्योंकि त्रिकोण का एक कोण वो भी है, पंचम नवम और लग्न। तो दो त्रिकोणाधिपति और दो केंद्राधिपति यदि इकट्ठा आ गए तो ये बहुत शक्तिशाली योग होगा, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है ना। चंद्र को लक्ष्मी का भाई भी माना गया है, आपको पता है। दोनों का जो जन्म है वो कब हुआ क्या हुआ मैं बताता नहीं हूँ आपको, आपको मालूम है, आप विद्वान लोग हो सब। तो इस वजह से, और चंद्र ये मन का कारक है, चंद्र ये वैश्य भी कहा गया है, ये व्यवसाय कर सकता है, व्यवसाय करता है यानी इसे व्यवहारिक बुद्धि रहती है। और मंगल जो है ये पराक्रम का द्योतक है, पराक्रम का द्योतक है, न्याय का द्योतक है। न्याय का मतलब कानून नहीं, तर्क, तर्क शुद्ध बात करना आदि, ये सब न्याय संगत बात करना जिसे हम बोलते हैं, वो सब मंगल के आधिपत्य में आते हैं। तो इसका मन स्वाभाविकतः जो है ये पराक्रम की तरफ, क्योंकि आखिर में ये लक्ष्मी भी आपको पराक्रम से प्राप्त करनी पड़ती है, ऐसे नहीं मिलती है ना। वीरा भोग्या वसुंधरा आदि ऐसा बोलते हैं, तो वीरा भोग्या लक्ष्मी भी है, तो पराक्रम होगा नहीं ना। तो और इसीलिए फिर वीरा भोग्या वसुंधरा बोलने के बाद में महीपति बोला जाता है हमारे राजा को, है ना। वो वीर रहता है तभी वो अपनी पृथ्वी अपना राज कर सकता है। यहाँ पर ये मन से चालू है ना। राजा का तो कारक सूर्य है, जिसे अधिकार चलाना, ये मन है इसका। और ये मन व्यापार के तरफ में विद्वान होने से, इसको व्यवहार समझने की वजह से, और ये पराक्रमी होने से नैसर्गिक है कि इसके पास लक्ष्मी रहेगी। अब लक्ष्मी रहेगी तो वो सतत क्यों रहेगी, क्योंकि चंद्र को तो हमने सुना है कि चंद्र ऊपर नीचे होते रहता है ना। चंद्र जहाँ भी बैठता है वहाँ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करते रहता है। वो इसलिए रहेगी कि संभवतः ये व्यापार से संबंधित होगा, या ऐसे लोग केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, है ना, रसायन या दवाइयाँ वगैरह इस क्षेत्र में भी रह सकते हैं, रहेंगे ऐसा नहीं, रह सकते हैं। और ऐसी जगह रहने के बाद में नैसर्गिक है कि जो व्यवसाय जब रहता है तो ऊपर नीचे तो होता है। पर ये लक्ष्मी कुलवधु के समान छोड़ के जाती नहीं का अर्थ ये है कि इसके पास लक्ष्मी इसके खर्चे से ज़्यादा रहती है, ठीक है। क्योंकि भाई कमाएगा तो खाएगा, तो खाने में तो कम होगी, परंतु ये कभी हम क्या बोलते हैं उसको, ये भिखारी नहीं होगा या इसका दिवाला नहीं निकलेगा, ये इसका अर्थ है। अब और फिर लग्न भाव का स्वामी नैसर्गिक कुंडली में से मंगल में उसका व्यक्तित्व है ये,
कि ये चीज़ें इसको आती है। अब प्रश्न आगे ये होता है कि कई बार ऐसे जब योग दिखते हैं और उसके परिणाम नहीं दिखते, तो ज्योतिषगण कभी कभी शास्त्र को आशंका के नज़र से देखता है। वैसा न देखें। हमें ये समझना चाहिए कि जब कोई भी योग होता है तो वो कहाँ होता है इसे देखिए, क्योंकि वो जो खुद को व्यक्त करेगा उस भाव के जरिए व्यक्त करेगा। मेरे ख्याल से मैंने पहले बोला भी होगा, नहीं होगा तो जब एक भाव का अधिपति दूसरे भाव में जाता है उसके बारे में जब बोलूँगा तो मैं इस बारे में जरूर बोलूँगा कि ये कहाँ से व्यक्त होगा, इसको देखना है। तो समझो शशि मंगल योग आपका 12वें में हो रहा है, तो ये दूर देश भी है ना, ये कारागार भी है, ये अस्पताल भी है, नींद भी है, तो स्वप्नावस्था भी है। तो ये सहसा इसको दूर देश में या अपने जन्मस्थल से थोड़ी दूरी पे इसको ये लक्ष्मी मिल सकती है। इसके लिए इसको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो योग पढ़ा है तो वो योग खुद के खुद करेगा, नहीं, वो जहाँ है वहाँ से आपको करना पड़ेगा। दशम में होगा तो इसके कर्म के द्वारा आएगा, है ना। नवम में होगा तो भाग्य के द्वारा या इसके पिताजी के कारण इसको ऐसी लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी। द्वितीय में होगा तो कुटुंब के वजह से या इसके वाचा के वजह से इसको लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी को प्राप्त होगा ये, है ना। तृतीय में होगा तो इसके पराक्रम के भरोसे होगा। षष्ठ में होगा तो बहुत ज़्यादा कष्ट करने से, षष्ठ भाव जो जैसा नौकरी का भाव है वैसा वो कष्ट का भाव है, इसे कभी ना भूलिए। और इसीलिए मेरे ख्याल से जातक पारिजात में शनि को भी उसका कारक कहा गया है, हालांकि पाराशर मंगल को ही मानते हैं। मैं जातक पारिजात से ज़्यादा सहमत हूँ इस मामले में। फिर ये 12वें पे होगा तो ये नौकरी भी कर सकता है। 12वें में रहने से शशि मंगल योग होगा तो ये नौकरी भी ऐसी जगह कर सकता है जहाँ औषधियों का वगैरह कुछ संबंध हो, केमिकल्स का कुछ संबंध हो, रसायनों का। मैं कभी अंग्रेजी में बोलूँगा तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि 2-3-4 भाषा आने से ज़रा गड़बड़ हो जाती है, इधर का शब्द उधर हो जाता है। और आप ऐसे भी मेरे परम स्नेही लोग हो, मुझे सहन करना आसान नहीं है, आप करते हो। तो इस ढंग से हमको इसको सोचना है। अच्छा, फिर ये सभी को केवल शशि और मंगल साथ में आ गए, यानी चंद्र और मंगल साथ में आ गए, तो क्या सभी को सभी की लक्ष्मी प्राप्त होगी? नहीं। इसके लिए आपको चंद्र और मंगल की शक्ति का भी अंदाजा लगाना पड़ेगा। अपने मित्र के घर में है, अपने अधिमित्र के घर में है, अपने उच्च स्थान में है, इसको भी आपको देखना है। इसको देखने के बाद में हम क्या करते हैं कि नवमांश में जाके नवमांश में भी इनकी स्थिति का अंदाजा लीजिए, और फिर हम समझ सकते हैं कि कितने तीव्रता से बाहर है। देखिए, नैसर्गिक कुंडली में चतुर्थ भाव का अर्थ और समझ लीजिए। ये आपका खुद का मकान, आपका वाहन, आपकी जायदादें, इसका भी स्थान है। और आपके पास लक्ष्मी न हो, यानी धन न हो, तो वो आप उसको हासिल करना कठिन है। वो सुख का भी स्थान है, वो अनेक कुछ चीज़ों का स्थान है। जहाँ जहाँ हमें सुरक्षित रखता है वो स्थान चतुर्थ भाव है। आपका ज़्यादा का धन जो आपको ऐसी आशंका है कि चोर ले तो नहीं जाएंगे, वो भी दबा के रखने का भाव चतुर्थ भाव ही है ना। तो अब आ गया, क्योंकि ये क्यों मैंने नैसर्गिक कुंडली के चतुर्थ भाव से उसको देखना चालू किया। तो इस प्रकार हम जब इसको देखेंगे और फिर उस रीति से जब हम जातक को समझाएंगे कि उसको समझो, उसका शशि मंगल योग है पर उसका परिणाम नहीं आ रहा, तो हम पूरा पहले तो राशि चक्र को पढ़ ही लेना। देखिए, जैसे धन योग है वैसे दारिद्र्य योग भी रहेंगे, तो उसको हमको बराबर समझाने की इसने क्या करना चाहिए ताकि ये इसके पास टिकी रहे। एक दूसरा ऐसे कि ये कब प्राप्त होगा, तो इसके बारे में तो आप विश्वोत्तरी दशा के जब हम संभाषण करेंगे उसमें तो मैं कुछ और बताऊंगा, परंतु ये हमें देखना है कि गोचर की स्थिति क्या है उस वक्त। तो वो अच्छी होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? तो धन स्थान पे होगी, है ना, या 11वें पे होगी। और दशा किसकी होगी? चंद्र और मंगल की तो दशा कहीं ना कहीं तो भी रहेगी।
पर जिस वक्त उसको प्राप्त होना है उस वक्त वहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होके गोचर में नीचे में, जिसको हम तात्कालिक शुभ ग्रह कहते हैं, उनकी दशा रहेगी, तब इसका पूर्ण परिणाम उसको मिलेगा। इसे ध्यान से समझ के और फिर उसको जब आप बताओगे तो आपके पास जो भी जातक आता है उसको इस शास्त्र पर विश्वास दृढ़ होगा। वरना आजकल ज्योतिष पे बहुत सारा चलते रहता है, तो वो कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये शास्त्र है या ये ढकोसलेबाजी है, तो ये शास्त्र है, ये हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। परंतु हम कई बार ऐसी थोड़ी थोड़ी गलतियां कर देते हैं, या है उसे हम ज़्यादा बताने की प्रयास करते हैं, तो उसमें शास्त्र बदनाम होता है। हम बदनाम नहीं होते इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है शास्त्र में ही गड़बड़ है। तो जब हम गलत करते हैं तो हमने मानने में कोई हरकत नहीं कि ये मेरी गलती हो गई, इससे हम सीख सकते हैं। हम यदि हमारी गलती समझ ले कि कहाँ हो रही है तो हम सीख सकते हैं। देखिए, माता या भ्राता भी इसका कारण हो सकता है आपके ये लक्ष्मी योग का फल प्रदान करने में, क्योंकि शशि यानी चंद्र जो है ये माँ का कारक है और मंगल ये भ्राता या भगिनी का कारक है। इसे भी ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा सवाल आएगा कि मेरे भाई मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मैं करूँ क्या। तो इस वक्त जब हम बताते हैं तो ये मैं इसलिए इतने विस्तार से समझा रहा हूँ कि आखिरी में आप ज्योतिषी हैं, तो आपको लोग सलाह पूछने को आएंगे, आप पे विश्वास रख के आएंगे, और हम केवल एक योग को लेके उनको बताने लगे तो हमारी गलती हो जाएगी, उसको वो क्षति भी पहुँचेगी। और मुझे ज़्यादा फिक्र शास्त्र को क्षति पहुँचेगी, शास्त्र के नाम को क्षति पहुँचेगी ये है। मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं इसीलिए इतना बार बार ये बोलता हूँ कि विवेक को प्रयोग करो, देश काल पात्र भी ध्यान में रखिए और उसके बाद में ही बताइए। कभी क्या होता है कि लक्ष्मी ऐसी आ जाती है कि पुरखों की बहुत सारी जायदाद मिल जाती है। इस युग में सहसा वो जायदाद जिसने कितना भी खर्चे ख़त्म होती नहीं है, वरना वो ख़त्म हो सकती है, इसे न भूलिए। ऐसे अभी तो उदाहरण बहुत सारे हैं, अभी वर्तमान काल में आप लोग भी ये अपने अखबारों में वगैरह पढ़ते होंगे, है ना, कि न ख़त्म होने वाली लक्ष्मी भी ख़त्म हो सकती है। तो जातक को समझाते वक्त आपको इसका फ़ायदा होगा, उसका व्यवसाय भी कई बार आप उससे समझा सकते हैं। और इतना बोल के मैं आपकी विदा लेता हूँ। मैं आपके जो भी अभिप्राय है उसका इच्छुक रहता हूँ। मैं हर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और सिर्फ एक मुझे थोड़ी कभी कभी तकलीफ होती है जब लोग खुद के राशि चक्र के बारे में पूछते हैं या भविष्य करने को कथन को बोलते हैं। ये भविष्य कथन की जगह है नहीं, ये तो विद्वान और नौसिखे दोनों, क्योंकि जो ज्योतिष की तरफ जाता है वो विद्वान ही रहता है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि ये मेरी गलती भी हो, पर वो सहसा विद्वान ही रहता है। ये ज़रा जटिल शास्त्र है, कौन उसकी तरफ जाएगा जो उसको कुछ भी बुद्धि न हो तो जरूर जाएगा, जिसको बुद्धि है वो। तो वो इतना ख्याल में रखना चाहिए, क्योंकि हम खुद का चार्ट, खुद का राशि चक्र का प्रामाणिकता से उसकी खामियां को कबूल करना ये आसान चीज़ नहीं है, इसको वक्त लगता है। और मैं हर वक्त बोलता कि दूसरे के आप राशि चक्र देखिए, जो प्रसिद्ध लोग हैं उनके देखिए, उनकी जीवनी भी मालूम है तो उससे सीखिए, बाद में फिर आप कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे मुझे ठीक नहीं लगता। कुछ तो मैं एक दो ग्रह देखे उस पर मैंने कुछ बोला, मैं अंदाज़ा तो देता हूँ, मैं सहसा उसको नकारता नहीं हूँ, परंतु ऐसा न करे तो अच्छा है। तो मित्रों, आप बुरा ना मानिए, मैं स्पष्ट बोलते रहता हूँ, आपको अभी तक तो अनुभव आ ही गया है। तो अब मैं विदा लेता हूँ। शुभ रजनी।